कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, छोटा सा टॉपिक है। सीक्वेंस में सारा क्या कौन सा रिच्टर का वो दिया हुआ रेसिप्रोकल, वो नहीं जानना, छोड़ दीजिए, अब यूज में नहीं आता, आपको क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं, बस वो हमने बताने के लिए बता दिया था कि ये भी एक लॉ, पढ़ने के लिए पढ़ा जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती का क्यों आप सिलेबस खींचेंगे। कॉन्सेप्ट रिलेटिव टू डेंसिटी, चलिए छोटा सा ये भी एक टॉपिक है। हमने फिजिकल में सब छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर किया है, जो बहुत बेसिक लेवल पर चीजें हैं, जो 9th-10th में से आ रही हैं, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी, बड़ी छोटी हर चीजें। जैसे ये डेंसिटी का है, ये भी कोई टॉपिक पढ़ने का वैसा नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जा रहा है कि कहीं पर कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। डेंसिटी आप दो तरीके का बोलते हैं, एक रिलेटिव डेंसिटी और एक एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब एक्चुअल डेंसिटी, वास्तविक डेंसिटी, और दूसरा हमने क्या बोला, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी की तुलना में, सब्सटेंस वन है, एक सब्सटेंस है, उसका सेकेंड दूसरे सब्सटेंस की तुलना में डेंसिटी। तो डेंसिटी आप पहले दो तरीके का बोल सकते हैं, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा हमने क्या बोला, रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी आप समझते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसको अगर रो से लिख दो तो रो इक्वल्स टू m बाय, ठीक है, ये तो एब्सोल्यूट डेंसिटी आप खूब अच्छे से समझते हो। एब्सोल्यूट डेंसिटी को कभी कभी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बोला जाता है, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा दिखता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम करके टर्म रहेगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म में भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है। देखो ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, मतलब कभी कभार क्वेश्चन में उस तरीके का रहेगा, समटाइम्स एब्रिविएटेड एज, मुझे याद अच्छे से IIT 99 का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एक प्लांट वायरस पर बेस्ड, कभी मौका मिला तो करवा दूंगा, 5 नंबर का बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसमें एलिमेंट का वायरस का मोलर मास पूछा जा रहा था और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा था। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एब्सोल्यूट वॉल्यूम, तो समटाइम्स एब्रिविएटेड एज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। एक टर्म है स्पेसिफिक, उसी की क्या, उसी का क्या, रेसिप्रोकल, मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू 1 बाय, क्या लिख सकते हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम, या इसी को उल्टा लिख सकते हो, क्या बोलो, अगर बोला जाए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, तो आप क्या कह सकते हो, 1 बाय डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे इसका अगर ग्राम पर ml बोलते हो तो उसका क्या हो जाएगा, ml पर ग्राम, रेसिप्रोकल हो गया ना। ठीक, चलो दूसरे तरफ, तो डेंसिटी एब्सोल्यूट अपन समझते हैं, ये सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए, सभी के लिए क्या होता है, सेम, ठीक है, सबके लिए डिफाइन होता है, सेम फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अच्छा ठीक, अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, किसी सब्सटेंस का, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी सब्सटेंस का डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस के
रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने टर्म में क्या लगाया, रिलेटिव। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस, यही हुआ ना लोग, एक सब्सटेंस का डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस की तुलना में, रिलेटिव लिखा हमने, अच्छे से सीखोगे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू, तो क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। बहुत सिंपल है। अब सॉलिड लिक्विड के लिए अलग डिफाइन किया जाएगा और गैस के लिए अलग डिफाइन किया जाएगा। सॉलिड लिक्विड के लिए डेंसिटी डिफाइन किया जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या डिफाइन किया जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन किया जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, जबकि गैस के लिए रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किया जाएगा, कोई बताओ, वेपर डेंसिटी। 9-10 में पढ़ना था। फिर से बोल रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी नया डिफाइन किया जाएगा, क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब भी आप रिलेटिव डेंसिटी बोल रहे हो उसका मतलब वो क्या, एब्सोल्यूट डेंसिटी है या किसी के रिस्पेक्ट में। तो सॉलिड और लिक्विड का किसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, आराम से दिमाग लगाओ, वाटर की तुलना में। किसके रिस्पेक्ट में, और वाटर की तुलना में जो उसका डेंसिटी होएगा वही कहलाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर से, सॉलिड और लिक्विड, चूंकि वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल, मिसिबल। सॉलिड और लिक्विड कहां पे मिसिबल होगा, वाटर में मिसिबल होगा, और वाटर एक यूनिवर्सल कॉमन सब्सटेंस है। तो इसीलिए सॉलिड और लिक्विड का जो डिफाइन किया गया है रिलेटिव डेंसिटी, वो किसके रिस्पेक्ट में, हाँ, अगर वाटर की जगह कोई और चीज आपको दे रखा है क्वेश्चन में तो आप उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, नहीं कुछ बोला जाएगा तो सॉलिड लिक्विड, चूंकि वाटर में क्या होता है, इजीली मिसिबल, मिलने लायक होता है, इसीलिए आप उसकी डेंसिटी वाटर की तुलना में डिफाइन करते हो और उसका टर्म नाम क्या देते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमने बोला अब गैस, चूंकि गैस पानी में अच्छे लेवल पर सॉल्युबल नहीं होते हैं या इनसॉल्युबल माना जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली गैसेस को क्या माना जाता है, वाटर में इनसॉल्युबल माना जाता है। इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो कि कुछ गैसेस पानी में सॉल्युबल है काफी ज्यादा, कुछ गैसेस आप पढ़ते हो ना, H2SSO2 हमने पढ़ा है कि वाटर में अच्छे लेवल पर सॉल्युबल, तो कुछ गैसेस होते हैं, पढ़ाया था ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर इन बॉइलिंग वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2SNSO2। एनीवेज, तो खैर, तो हमने बोला कि गैस की जब रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाएगी तो किसके रिस्पेक्ट में, किसी गैस की तुलना, क्यों वाटर की तुलना में, क्यों नहीं, क्योंकि गैसेज माने जाते हैं कि वाटर में काफी कम सॉल्युबल है, लगभग ना के बराबर। तो गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होने के कारण उसकी डेंसिटी वाटर की तुलना में निकलेगा या नहीं निकाला जाएगा। तो गैसेज के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी है, क्या वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा या नहीं होगा, नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए होता है और वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वेरी गुड। तो गैस का दूसरे गैस की तुलना में निकालोगे तो एक कॉमन गैस है जो बहुत इजीली मिसिबल है, हल्की है, सारे गैसेस में जाके बड़े आराम से मिसिबल है, मिल जाती है, वो है हाइड्रोजन। इसीलिए गैसेज की जो रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाएगी वो किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। नहीं कुछ बोला जाए तो, हाँ, अगर कोई गैस दे दिया गया है तो फिर उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चले अगले पेज में अपन डिस्कस करते हैं कौन सी चीज, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेज। इधर क्या लिखा जाए लो, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और इधर लिख रहा हूं फॉर गैसेज, पॉइंट वाइज ऑफ। जनरली
they are miscible in water. So relative density for solid या liquid defined relative to किसके, वाटर, स्ट्रिक्टली या जनरली। अगर क्वेश्चन में कोई और दिया रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में लेना है। तो देयरफॉर हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर WRT मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इस तरह से यहीं पे लिख दे रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड या सब्सटेंस वन भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर इक्वल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1 ग्राम पर ml होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंदाजा लगाओ। ऊपर में सब्सटेंस वन की डेंसिटी वो भी ग्राम पर ml या किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो कुछ भी लाए हो, और नीचे में वो भी ग्राम पर ml, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो ये भी जो भी होगा इन ग्राम पर ml होगा ना, और नीचे 1 ग्राम पर ml, ये किसका डेंसिटी हो गया, वाटर का। तो ग्राम पर ml को कैंसिल कर सकते हो, तो आपका पता है ना वाटर की डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, हाँ गुड, 3.98 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री, वाटर की डेंसिटी वहां पे जाके मैक्सिमम होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होता है, घटेगा, क्योंकि सब्सटेंस एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटा। वाटर में होता क्या है, वाटर का प्रॉपर्टी आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे H बॉन्ड के कारण, जब वो नेगेटिव टेम्परेचर पर आइस में है तो आइस में कुछ वैकेंट स्पेस रहता है, जो आइस का फॉर्मेशन होता है उसमें खाली जगह, आप बर्फ की सिल्ली को या क्यूब को अच्छे से देखेंगे तो आपको बीच बीच में खाली जगह दिखाई देगी, तो वो वैकेंट स्पेस होता है। उस वैकेंट स्पेस के कारण बर्फ जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम ले लेता। कभी गौर कियो, बॉटल में जब बर्फ बनाओ तो बॉटल एक्सपेंड कर जाता है, बर्फ बाहर आ जाता है, ग्लास में पानी भर के रखो लेकिन बर्फ का लेवल ऊपर रहता है। सर्दियों में बोला जाता है कि पाइप फट जाती है अगर आइस फ्रीज कर रहा है उसमें, तो सुने होगा ऐसा। तो कारण क्या है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर है आइस हमेशा उससे वॉल्यूम, वो उसका प्रॉपर्टी है कि H बॉन्ड स्ट्रक्चर उसका इस तरह का होता है कि वो जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम ले लेता। ये इनऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे। तो जब आप गर्म करते हैं तो सामान्य तौर पे किसी सब्सटेंस को गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, मास कांस्टेंट रहेगा किसी भी चीज को, और वॉल्यूम, इसीलिए डेंसिटी घटती है। बर्फ जब आप नेगेटिव टेम्परेचर पर है तो उसने वॉल्यूम ज्यादा लिया हुआ है, तो अगर एक फिक्स अमाउंट ऑफ बर्फ को, वाटर आइस बर्फ जो भी बोल लो, उसको जब आप नेगेटिव टेम्परेचर से गर्म करके आगे टेम्परेचर पर लाना चाहें तो शुरू में क्या होगा, मान लो आपने 1 ग्लास पानी का बर्फ बनाया तो उसने वॉल्यूम क्या लिया हुआ, ज्यादा, तो वजन तो उतना ही है कि वजन भी बढ़ जाएगा, वही है वो। तो जब आप शुरू में उसको हीट करना शुरू करते हैं तो पहले क्या होता है, H बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ H बॉन्ड टूट के और जो वैकेंट स्पेस उसमें पानी भरना शुरू होता है।
बर्फ को जब किस स्टेट में ला रहे हो, गर्म करके, लिक्विड में, तो शुरू में क्या होता है, कुछ H बॉन्ड टूट के ब्रेक होकर के जो वैकेंट स्पेस उसमें कौन भरना स्टार्ट करता, पानी। क्योंकि जब पानी बन जाएगा तो समझ लो उसमें क्या खाली जगह रहेगा, कहीं कहीं नहीं रहेगा। लेकिन बर्फ में वॉल्यूम उसने ज्यादा लिया है, क्यों, वैकेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया उसने, इसलिए। तो वो जो भरना शुरू होता है, तो अब क्या होगा, अच्छे से देख लो, अगर हमने वॉल्यूम को फिक्स किया तो मास बढ़ेगा, और अगर या हमने मास को फिक्स किया तो वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि खाली जगह भरा जा रहा है। समझ रहे हो? तो अगर हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो उतना वॉल्यूम में अब ज्यादा मास आएगा या कम मास आएगा, ज्यादा मास आएगा। कब, सॉलिड में कि लिक्विड में, लिक्विड में। उतने वॉल्यूम में अब ज्यादा मास आएगा कि कम, लिक्विड में ज्यादा आएगा, आएगा ना, क्योंकि वैकेंट स्पेस वाली जगह पर लिक्विड में कौन भर रहा, तो डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। अगर आपका मास बढ़ गया तो डेंसिटी, तो ये जो भरने की प्रक्रिया है पूरा वैकेंट स्पेस को भरने की, ये 3.98 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है जाके कहां पे, 3.98 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी वहां पर जाके मैक्सिमम हो जाती है। जैसे ये वाटर है, एक वाटर 4 H2O से कनेक्टेड होता है, कितने से, 4। ये देखिए, ये आइस है, ये आइस है, ठीक है। प्रत्येक H2O कितने H2O से कनेक्टेड है, 4 से। यही हमारा कौन सा चीज लिया गया है, वैकेंट स्पेस, यही सब खाली जगह लिया गया। क्योंकि जैसे ही आपका ये क्या बन गया, सॉलिड, तो सारा H2O क्या हो गया, फिक्स। सारा H2O क्या हो गया, फिक्स। इसको बोला जाता है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इसका स्ट्रक्चर, कैसे, ये इनऑर्गेनिक में देख लो। तो इसमें आपका अवेलेबल क्या है बेटा, बोलो, वैकेंट स्पेसेज। तो इसी वैकेंट स्पेस के कारण क्या है, हमारा वॉल्यूम बढ़ गया और डेंसिटी। इसीलिए डेंसिटी आइस की और डेंसिटी वाटर की, किसकी ज्यादा होती है, वाटर की। आइस की डेंसिटी वाटर से, और इसीलिए आपने सुना होगा कि बर्फ पानी पे तैरता है या पानी बर्फ पे। तो आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। आप लोग को तजुर्बा भी है इस चीज का, हाँ बिल्कुल, यस सर, तो बहुत अच्छे से बोल रहे हो। सैटरडे नाइट में तुम लोग जब लेते हो तो थोड़ा बर्फ तो उसमें डालते होगे कि डायरेक्ट, हाँ, तो बर्फ देखते होगे कि ऊपर में क्यूब जो है वो फ्लोट कर रहा है, गौर किए होगे, बता नहीं रहे हो कभी कभार, स्मॉल स्मॉल। हम मिल्क शेक की बात कर रहे थे, उसमें भी लोग, तुम लोग उसी की बात कर रहे थे, उसमें बर्फ ऊपर से डाला जाता ताकि वो पीने में अच्छा लगे, पता नहीं क्या क्या समझते रहते हो, ठीक है। अब जब आइस को क्या किया जाता है, थोड़ा सा गर्म किया गया। अब इस आइस को क्या बनाया जाने लगा, वाटर। तो आइस किस फॉर्म में है दोस्त, और वाटर किस फॉर्म में, ये नेगेटिव टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर अब 0 के ऊपर जाने लगेगा। तो हमने क्या बोला, शुरुआत के समय में इस प्रोसेस में आपको टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ सम H बॉन्ड्स, कुछ H बॉन्ड्स टूटना स्टार्ट होएगा। और इसके बाद ये जो लॉक किए हुए था, ये जो लॉक किए हुए है, जिसके कारण इधर कोई पानी नहीं आया और वैकेंट स्पेस आया, वो ब्रेक होगा और उसमें कौन दौड़ने लगेगा बाहर से, तो आप क्या बोलोगे,
एक्स्ट्रा H2O fills rapidly the vacant spaces, और इससे हमारा क्या होने लगेगा, इस बार यदि वॉल्यूम क्या लिया जाए, फिक्स, तो उसी वॉल्यूम में क्या बढ़ने लगेगा, मास बढ़ने लगेगा, और इस तरह से हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। रो मैक्सिमम पहुंचेगा कितने पर, हाँ, रो जो मैक्सिमम होएगा वो एट 3.98 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए आप हमेशा बोलते हो कि पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कितने पर होती है, 3.98 पर, और उसके बाद फिर क्या होगा, 3.98 पर जाके मैक्सिमम पैकिंग हो गया, डेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्सपेंशन, उसके बाद नॉर्मल रूल लगेगा। किसी भी सॉलिड को जब आप गर्म करते हो तो एक्सपेंशन होता है, और उस एक्सपेंशन से उसकी डेंसिटी कम होती है, तो उसके बाद वो रूल क्या हो जाएगा, नॉर्मल लगेगा। तो ये वाटर की डेंसिटी के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो आ जाओ, तो इस तरह से पिछले पेज में ये वाला चीज को अपन नेक्स्ट आगे करते हैं। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए हमने स्टार्ट किया, तो जनरली वाटर के लिए वाटर में डिफाइन होता है सॉलिड और लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि इजीली मिसिबल होते हैं सॉलिड और लिक्विड्स मोस्टली किसमें, वाटर। और वाटर के रिस्पेक्ट में जब आप बोलते हो इसे, तो क्या होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड लिक्विड जो भी दिया हुआ है, यूनिट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, और इसके लिए आप 1 लगाओगे, तो इस तरह से आप यहां पर बड़े आराम से समझ सकते हो क्या हो जाएगा। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड। यूनिटलेस प्रॉपर्टी है कि यूनिट वाली प्रॉपर्टी है, हाँ, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल वैल्यू है ना, ये सिर्फ क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू एंड यूनिटलेस प्रॉपर्टी। ये वाला यूनिटलेस होगा ना, ये है यूनिटलेस, वो नहीं ना, वो तो डेंसिटी है। इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या हो गया है, यूनिटलेस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप किसी सब्सटेंस का डेंसिटी बोलना है तो बोलो क्या हो जाएगा ना, मास, क्या डेंसिटी बोलना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लोगे, उसमें क्या लगा दोगे, इन ग्राम पर ml या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही हुआ ना जी, क्योंकि उसी का वो यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये समझ रहे थे क्या हम लोग, किसके लिए, सॉलिड के लिए। हाँ, एक बार यूनिट ऑफ डेंसिटी, चलो ये भी यहां पे डिस्कस कर लिया जाए। यूनिट ऑफ डेंसिटी बताओ, एसआई यूनिट डेंसिटी की क्या होती है, किलोग्राम पर, कौन सा दिन है आज, क्या बोल रहे थे, आर यूनिट ऑफ डेंसिटी। बताओ एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट क्या होएगा इसका, ग्राम पर ml, यही ना, कन्वर्जन
एक दूसरे में कन्वर्ट करना या डेंसिटी के यूनिट्स में, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर फिजिकल केमिस्ट्री में देखा जाता है कि 20% क्वेश्चन, 20% के आसपास जो क्वेश्चंस गलत होते हैं लोगों से, जो नहीं बना उसकी बात नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन लोगों से गलत होते हैं उसमें 20% क्वेश्चंस लोगों का यूनिट कन्वर्जन के कारण गलत होता है। आप भी फील करे होंगे कई एक बार, और अभी तो उस लेवल पर केमिस्ट्री नहीं गई है, जिस लेवल पर धीरे धीरे जाएगी तो आप और ये रियलाइज करोगे कि आपकी जो गलतियां होंगी वो ज्यादातर आप यूनिट यूनिफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। कुछ यूनिट आपका एसआई में दिया हुआ, कुछ यूनिट सीजीएस में दिया हुआ, आप यूनिट पर ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो यूनिट को मिक्स करके, और वैसा ऑप्शन हमेशा एक ना एक ऑप्शन वैसा अवेलेबल रहता है। इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा यूनिट पर ध्यान देना होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसका थियरी जानना होता, उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट उसके यूनिट का कन्वर्जन भी है। उस पर हमेशा ध्यान दिया करें कि किसी भी क्वेश्चन में अगर 2-3 चीज दिया हुआ है, यूनिट क्या दिया हुआ है, किस तरीके का दिया हुआ है, यूनिफॉर्म यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि एसआई में सीजीएस मिला रहे हो, यूनिफॉर्म यूनिट इसके लिए यूज करना। तो चलो अब इसके बीच का रिलेशन क्या होगा बताओ। मतलब अलग अलग लेवल पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और ग्राम पर एमएल है, एक टर्म है लीटर, तो इसका रिलेशनशिप आप बताइए इन टर्म्स ऑफ लीटर। बहुत सिंपल सा चीज हमने बोला, इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है आपको इन टर्म्स ऑफ लीटर। कैसे, कोई बताओगे? इजी है। आप एमएल और लीटर में रिलेशन जानते हैं, क्या होता है बताएं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000। अब 1 लीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें या ml को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, रिलेशंस हम लोग क्रिएट करें, बनाए। तो एक बार ये बताइए, टैंक समझते हो पानी का, वो मेरे लिए बड़ा इजी होता है याद रखना, स्टूडेंट को भी उस टर्म्स में हम समझाते हैं। मान लो कोई टैंक है, ठीक है, कोई टैंक है बनाया गया है ऐसा पानी का, इसकी हाइट देखो, याद रखना बड़ा इजी होता है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई ले लो। कौन वाला बच गया रे? ये वाला बच गया। मतलब प्रैक्टिकली सोचो, 1 मीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा डेप्थ वाला आप एक टैंक बना रहे हैं, उसमें पानी डाला जाए, कैपेसिटी कितने का होगा? 1000 लीटर। ये हमेशा ध्यान रखें, इससे सुविधा होगी आपको, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। बड़ा सिंपल है, 1 मीटर तो हाइट हो गया ना छोटू, तो 1 मीटर अगर लंबा, चौड़ा और ऊंचा टैंक बना दिया जाए ईंटे का या किसी भी चीज का, तो उसके अंदर कितना आएगा? 1 ml पानी तो आएगा नहीं, 1 मीटर बहुत ऊंचा हुआ, तो दिमाग लगाने वाली चीज है, तो उसको ध्यान रख सकते, मेमोराइज रख सकते। वो कैपेसिटी कितना हुआ? 1000 लीटर। 1000 लीटर का टैंक होता है, तो जब भी 1000 लीटर का टैंक बोला गया, इसका मतलब क्या हो गया? 1 लीटर मतलब एक, ध्यान से देखिए, तो अब इसका वॉल्यूम हमने बोला, देखो हमने क्या बोला, ऐसे याद रखोगे तो इजी रहेगा, कभी गड़बड़ाओगे नहीं। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1000 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां से देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो पहला टर्म आप ये याद रखें, ये बहुत जरूरी होगी आपको, कन्वर्जन में हमेशा काम आएगा। हुआ ना? इसका वॉल्यूम कितना आ गया? हमने बोला स्पेस है 1000 लीटर का, तो वॉल्यूम 1000 लीटर, तो 1000 लीटर को क्या एक्सप्रेस कर सकते हो आप? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000। अब दूसरा, अगर आप मान लो कि डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, इसी को फिर किस में कन्वर्ट कर लो?
डेसीमीटर में, यूं ही। तो मीटर और डेसीमीटर में रिलेशनशिप क्या हुआ? कौन बड़ा हुआ, डेसीमीटर या मीटर? मीटर। तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। बोलो, मीटर और डेसीमीटर में कौन बड़ा हुआ? मीटर बड़ा हुआ। तो जस्ट ऊपर है ना मिली सेंटी डेसी, तब बोलते हो मीटर। तो 1 लीटर में कितना, सॉरी 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? 10। तो 1 मीटर क्यूब है बेटा ये क्या है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू जो इसका वॉल्यूम है वो हुआ ना 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो अब इसके जगह पर हमने क्या बोला, आपको क्या लिखना है? डेसीमीटर। तो 10 डेसीमीटर क्यूब आया, और आपने 1 मीटर क्यूब को क्या लिखा? 1000 लीटर। तो 10 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो यहां से एक नया रिलेशन क्या बना आपका? क्या बना? 1 डीएम क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ये दूसरा रिलेशन आया इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट कहां गड़बड़ करते हैं, हम बता दे रहे हैं आपसे। मीटर क्यूब को सीधा सीधा लीटर लिख देते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन गलतियां होती स्टूडेंट की। मीटर क्यूब को डायरेक्टली लीटर लिख देना, ये सबसे कॉमन गलती है। तो दिमाग में लाएं, मीटर क्यूब जब भी ऐसा चीज आए तो मीटर क्यूब क्या हुआ? 1 मीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा। इतना वॉल्यूम 1 लीटर का थोड़ी ना होगा, 1000 लीटर का ये वॉल्यूम है, क्योंकि इतनी हाइट है उसकी। तो जब भी मीटर क्यूब आया तो कितना लीटर आया? 1000 लीटर। और जब भी लीटर आया तो कितना डेसीमीटर क्यूब हुआ? 1। तो ये 2 टर्म हमने बोला, ये ध्यान रखें, और ये सब चीज वहीं से आ जाएगा, टोटल वहीं से आ जाएगा। अब इसको दूसरे फॉर्म में फिर सेंटीमीटर में भी ला सकते हो, इसको सेंटीमीटर में ला सकते हो। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? बोलो 100। तो 100 इंटू कितना हुआ? क्यूब। तो 10 पर पावर कितना? 10 पर पावर 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो 10 पर पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हुआ? 10 पर पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 पर पावर 3 लीटर। बोलो, इसको क्या लिख सकते हो? 10 पर पावर 3 इंटू 1 लीटर में 1000 ml। बोलो, तो 3 और 3 कितना हुआ? 6 ml। ml क्या हो? ml हुआ ये। तो 10 पर पावर 6 और 10 पर पावर 6 कैंसल। तो नया रिलेशनशिप अपना क्या आया? 1 ml इक्वल्स टू 1। और इसीलिए कंफ्यूजन बनता है, चूंकि 1 ml बराबर 1 cm क्यूब, तो कंफ्यूजन बनता क्या है? 1 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। कंफ्यूजन इसीलिए बनता है क्योंकि 1 ml बराबर 1 cm क्यूब, तो लोग उधर कर दिया उसको मीटर में, ठीक है, इधर कर दिया इसको लीटर में। पता नहीं कौन सा मैथ्स लगाया इसमें। तो 1 सेंटीमीटर इत्तू सा हुआ, 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा। ऑब्वियस है इसमें कितना स्पेस आएगा? 1 ml का, बहुत छोटा हुआ ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, लेकिन 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। और अगर आप मीटर क्यूब को लीटर को लिखना चाहते हैं 1 में, 1 लीटर बराबर क्या? 1 डीएम क्यूब। तो आपके पास इस तरह से 3 चीजें हुई। अब ये डिफाइन हो गया रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ लीटर। मीटर क्यूब को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास ये 3 टर्म्स हुआ। इस तरह से इन तीनों टर्म का इस्तेमाल रखेंगे, ये यूज करते रहेंगे इसको, और इसको याद रखेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। बिना देखे बोलो, 1 मीटर क्यूब 1000, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, और 1 डीएम क्यूब। ठीक है, दिमाग में रहेगा ये चीज। तो इसको यूनिट ऑफ डेंसिटी में हमने इसको
आपको क्वेश्चन पे हमेशा देखते जाना है कि क्या इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके की चीजें। अब आ जाओ वापस। तो सब्सटेंस की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हो गया। अब चलते हैं किस पर, गैसेस पर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस, समझ रहे हो ना जी। पहला टर्म क्या बोलोगे लोग, नॉट डिफाइंड in terms of water। क्या लॉजिक दोगे, H gases are considered to be not soluble up to large extent। नहीं जी, किस चीज में, वाटर में माना जाता है कि वो ज्यादा अमाउंट में सॉल्युबल नहीं है। अगर वाटर में गैस सॉल्युबल है भी तो काफी कम अमाउंट में, और दैट टू लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। हाँ, एक लिमिट में वहां पर सॉल्युबल माना जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, घेर के मैं लिख दे रहा हूं, gases could be soluble in water up to good extent। अच्छे अमाउंट में हो सकता है कि वो soluble हो, लेकिन कब, only at low temperature and high pressure। सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन पर जाकर के वो थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट में soluble हो सकता है। जब मेहमान आते हैं तो आप उनको कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलवाते हैं। कैसा वाला, गर्म वाला कि ठंडा वाला? क्यों गर्म, क्यों नहीं, कभी सोचिए। दुकान पे कोल्ड ड्रिंक का ट्रे, वो जो होता है पूरा कैरेट जिसको बोलते हैं, वो रखी रहती है। हाँ, कोई लेके भागने में उसको इंटरेस्टेड नहीं होता है। क्यों, गर्म है। लेकिन वही जो ठंडा रहता है उसको भाई साहब अंदर में फ्रिज में डाल के रखते हैं, क्योंकि वैल्यू उसी की है। तो डिफरेंस क्या है, अगर आप गर्म कोल्ड ड्रिंक सर्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है गेस्ट को। आपको गर्म मतलब नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक, गर्म का मतलब है नॉर्मल, जो सॉफ्ट ड्रिंक नॉर्मल बॉटल है, रेफ्रिजरेटेड नहीं, नॉर्मल जो है, उसको अगर आप लेंगे तो प्रॉब्लम क्या, क्योंकि जो आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं एक्चुअली इसमें जो टेस्ट है वो कड़वापन है। दो ही चीज है उसमें, एक चीनी और एक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 उसमें। तो CO2 अच्छे अमाउंट में उसमें डाला गया। तो अच्छे अमाउंट मतलब नॉर्मली तो CO2 सॉल्युबल नहीं होगा, डालोगे पानी से निकल जाएगा। कहीं पानी रखो और इधर से नीचे से पाइप लगा के CO2 डालते जाओ तो क्या होगा, बाहर चले जाएगा, न के बराबर वो कैच करेगा। हालांकि CO2 वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन वाटर सॉल्युबल तब होता है जब आप लगातार CO2 एक्सेस में देते जाए तब। तो नॉर्मली क्या होगा, कहीं पर पानी का कंटेनर है, उसमें इधर से पाइप लगा के CO2 डाल दो नीचे से, ऊपर से क्या होगा, अगर खुला छोड़ रहे हो तो क्या होगा, निकलेगा। हाँ, अगर क्लोज कर दोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत CO2 उसमें डिजॉल्व होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड पानी में एक सॉल्युबल होता। ठीक है, चलो, तो हमने बोला नॉर्मली तो निकल जाएगा, पास करेगा। तो आप जो कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 रहता है वो कैसे डाला गया है, बहुत हाई प्रेशर पर और टेम्परेचर लो, तब जाकर के वो सॉल्युबल। अगर आप गर्म सर्व करेंगे तो सारा CO2 का प्रेशर बाहर आ जाएगा, ऊपर है। गर्म का कभी बॉटल खोल के देखो, बड़ा आराम से CO2 निकल जाएगा। हाँ, आवाज, हाँ, बॉटल जो ओपन करते हैं वो आवाज वाइज जो होती है, वो CO2 प्रेशर से जो उसको फेंकता है उसके कारण वो साउंड है। तो लो टेम्परेचर पर गैसेस क्या होते हैं, सॉल्युबल, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और प्रेशर क्या करने पर, हाई करने पर। तो कोल्ड ड्रिंक में आप कुछ नहीं लेते हैं, चीनी लेते हैं और CO2 लेते हैं। तो कभी भी मेहमान आए उनको कोल्ड ड्रिंक देना हो, क्यों इतना टेंशन लेना है, सर पकड़ो,
कागज वागज जलाओ, कुछ पेपर जला दो, उसमें देखो धुआं में झोंक दो, ताजा बना हुआ फ्रेश CO2 लीजिए। बेकार वाला CO2 से क्या होगा? अरे कमीनो, इतना ही शौक है कोल्ड ड्रिंक पीने का तो ये मेथड से CO2 लो ना, इजी है ना, अच्छा ताजा बना हुआ मिलेगा। मतलब आदमी बताओ, CO2 से पूरी दुनिया मर रही है और तुम्हारा शौक भी क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीना, CO2 पीना। थोड़ा भैया पानी ले ले अलग से, चीनी ले ले अलग से, CO2 में मुंह झोंक ले दोनों लेकर के, बन गया, पैसा भी बच जाएगा तेरा, ठंडा नहीं लगेगा। तो ये डिफाइन नहीं हो सकता वाटर के टर्म, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे? सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेज are defined relative to किसके? हाइड्रोजन, H2 ना, स्ट्रिक्टली कि जनरली। इस समय में हमने क्या बोला, तब इसे क्या कहा जाता है? वेपर डेंसिटी। This is called vapor density. इसे आप बोलते हो वेपर डेंसिटी, POUR भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। VD, तो आप VD के लिए बोले, VD का फॉर्मूला क्या हो गया इस तरह से? वेपर डेंसिटी सॉलिड का कि लिक्विड का कि गैस का, इक्वल्स टू क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ, बोलो, डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन। अब ध्यान से सुने, ये जो आप कैलकुलेशन लेंगे, क्योंकि गैस है तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, गैस का वॉल्यूम और चीजें, डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आप इन दोनों का जो मेजरमेंट ले रहे हो वो सेम टेम्परेचर पर लेना होगा कि अलग अलग पर? सेम टेम्परेचर पर लेना होगा। और दोनों का जो प्रेशर भी लेना होगा वो भी क्या लेना होगा? क्योंकि अगर प्रेशर आपने चेंज किया तो क्या चेंज हो जाता? वॉल्यूम। तो ये जो आपने लिया है, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर को क्या लिया है? कैलकुलेशन में सेम लेना पड़ेगा, बोले। अब ध्यान से सुनिए, अब डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप? डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? मास बाय वॉल्यूम, नीचे भी मास बाय वॉल्यूम, सही है। अब फिर से ध्यान दें, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो दो गैस है, हमें दोनों का क्या निकालना है? मतलब एक के रिस्पेक्ट, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दूसरे का क्या निकालना? डेंसिटी निकाल रहे हैं हम, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो V को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट कैंसल आउट हो जाएगा हमारा V, बोलो। अब अगर V हमारा कैंसल आउट हुआ तो इसको अब देखो, M इक्वल्स टू मास इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस 1 इनटू मोलर मास होगा, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2 इनटू मोलर मास ऑफ। अब फिर कौन से कैंसल आउट हो जाएगा? कौन सा? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, याद आया कुछ? क्या? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो चूंकि वॉल्यूम क्या है? सेम, तो सेम वॉल्यूम के लिए फिर मोल्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो आराम से। आपने लिखा डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? इसको फिल करो। आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया कि ये कैंसल कैसे हुआ? डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास
तो दोनों का क्या सेम है ऊपर नीचे? सोचो, वॉल्यूम सेम है या मास सेम है? वॉल्यूम सेम, क्योंकि मास ही तो निकालना है, तभी तो डेंसिटी आएगी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दोनों का क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम जो मास आएगा, लेकिन मास दोनों का क्या है? हाँ, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? सो वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, लेकिन क्या कांस्टेंट नहीं है? मास कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने m को कैंसिल नहीं किया। कैंसिल कौन हुआ? v कैंसिल हुआ, क्योंकि आप डेंसिटी जब कैलकुलेट करेंगे दो सब्सटेंस का, तो सेम वॉल्यूम में लेकर के ना कैंसिल, पर ml दोनों में लगाओगे ना जी, कि दोनों में 1 ml का वॉल्यूम का मास क्या होगा, या दोनों में 1 लीटर का मास क्या होगा। तो इसीलिए हमने वॉल्यूम को रखा सेम, तो वॉल्यूम हो गया कैंसल आउट। मास है दोनों का डिफरेंट, मास इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास। अब जब आपने वॉल्यूम रखा सेम, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसीलिए अब हमारा मोल्स क्या हो गया? सेम हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो हमारा बचा क्या? मोलर मास ऑफ गैस 1 बाय मोलर मास ऑफ गैस 2। तो इस तरह से दोस्त, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी और हाइड्रोजन के मोलर मास 2, तो क्या कहलाएगा? मोलर मास ऑफ गैस 1 अब बाय कितना? 2। ये वेपर डेंसिटी किसी गैस का फॉर्मूला हो गया। या इसको यूं बोल लो, किसी गैस का अगर आपने मोलर मास निकालना है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। किसी गैस का अगर क्या निकालना है? मोलर मास, तो 2 इंटू, क्या आया समझ में? ये आपको पहले ये अच्छे समझ में आया कि v कैसे कैंसिल हुआ? हमें मजबूरी है दोनों का वॉल्यूम सेम लेना, क्योंकि पर ml ना काउंट होगा दोनों का डेंसिटी पर ml, कितना मास उसने ऑक्यूपाई किया, इसलिए मास डिफर होगा। तो m कैंसिल नहीं कर सकते, अपन v कैंसिल करेंगे, और m को लिखना है मोल्स इनटू मोलर मास, फिर मोल्स कैंसिल हो गया एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से। कोई किसी को दिक्कत? तो इस तरह से वेपर डेंसिटी क्या छोड़ो, H2 की जगह, हाँ जैसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हर बार क्या रहे, हाँ वेपर डेंसिटी H2 के टर्म में। कई बार क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि वेपर डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालें। जैसे देख लो, एक क्वेश्चन मैं ऐसे कर रहा हूं, अगर हमने दिया कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, तो छोटू इसका आंसर क्या होगा? वेपर डेंसिटी नहीं कुछ हमने बोला, तो वो H2 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी SO2 का, तो वेपर डेंसिटी अभी आपने पढ़ा मोलर मास ऑफ गैस इक्वल्स टू 2 इंटू VD, तो आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो मोलर मास बाय 2, मोलर मास SO2 का कितना? 64 बाय 2, तो कितना आ गया? 32। अच्छा, ये यूनिट होगा इसका कि यूनिटलेस प्रॉपर्टी होगा? फिर से ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? यूनिटलेस, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी है ना। तो वेपर डेंसिटी बहुत कॉमन टर्म है, बराबर यूज करोगे आप फिजिकल में, तो वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। हाँ, तो छोटू आपके लिए आपने पूछा कि सर दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर मैं ये दे दूं कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू मीथेन, तो क्या करना होगा? तो नॉर्मल फॉर्मूले पर जाना, कॉन्सेप्ट बेसिक पे जाना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्या कह रहा है? व्हाट इज वेपर डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ गैस 1, तो कौन सा गैस? SO2। अब बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2, कौन सा? फिर से वॉल्यूम कैंसिल होगा, मोल्स कैंसिल होगा, तो क्या आएगा ऊपर में? मोलर मास ऑफ SO2, अब बाय मोलर मास ऑफ मीथेन 64 डिवाइडेड बाय, आया छोटू समझ में? तो जब भी किसी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में रहेगा, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे, मोलर मास का रेशियो निकालेंगे। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूं, फिर अगले पार्ट में किया जाएगा। $16 ग्राम of an unknown gas, बस लास्ट, at STP
occupies 5.6 liter. Calculate vapor density of the unknown gas. क्या दिया हमने, देखो 16 ग्राम एक अननोन गैस का हमें मोलर मास पता है या नहीं है? नहीं पता, अननोन गैस, लेकिन उसका 16 ग्राम एसटीपी पे ऑक्यूपाई करता है 5.6 लीटर। तो वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास बाय 2, यही हुआ ना। तो मोलर मास चाहिए, अब मोलर मास कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन में हमने हिंट में क्या दिया है कि अगर 16 ग्राम है गैस का, एसटीपी पर ये कितना वॉल्यूम ले रहा है? अब याद करें आगे आप, एसटीपी पर 22.4 लीटर किसी का 1 मोल लेता है, क्या छोटू? और जो 1 मोल का वॉल्यूम है, 1 मोल का मास है, वो क्या है? मोलर मास। जो 1 मोल का मास है वो क्या है? मोलर मास। तो अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? 5.6 लीटर, तो यहां से आप क्या जाओगे कि यदि वॉल्यूम क्या लिया जाए 24 लीटर, तो उस केस में मास क्या हो जाएगा हमारा? 4 गुना लिया ना वॉल्यूम, तो मास 4 गुना हो जाएगा। 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 64 लीटर। अच्छा, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा कि एक्सटेंसिव? डेंसिटी इंटेंसिव एक्सटेंसिव समझते हो? एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी जो मास बढ़ने पर चेंज होता हो, जैसे एनर्जी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास बढ़ेगा तो एनर्जी चेंज होगा। 1 सेब खाओगे तो वही एनर्जी नहीं क्रिएट होगी जो 4 सेब खाने पे आएगा। तो एनर्जी कैसा प्रॉपर्टी हुआ? एक्सटेंसिव। डेंसिटी एक्सटेंसिव हुआ कि इंटेंसिव? इंटेंसिव। अमाउंट बढ़ने पर या चेंज होने पर डेंसिटी चेंज नहीं होगा। 1 लीटर पानी की भी डेंसिटी वही होगी जो 2 लीटर की होगी, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में अगर वॉल्यूम बढ़ा तो अपने आप उसी रेशियो में क्या बढ़ गया? मास बढ़ गया। इसलिए डेंसिटी क्या रह जाती है? सेम। तो डेंसिटी अगर कभी कोई पूछे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव, तो क्या बोलोगे? इंटेंसिव। ये भी लिख देता हूं यहां। एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ रहे हो ना? चलो एनीवे, तो छोटू अभी वाले क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ? 64 ग्राम आ गया, हाँ गुड, 64 ग्राम आ गया मास। तो यही हमारा क्या आ गया? मोलर मास। तो मोलर मास कितना आ गया? 64 आया ना छोटू, ग्राम। तो अब देयरफॉर वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोलर मास बाय 2, 32 ना। समझे अच्छे से? तो क्वेश्चंस और भी अगले क्लास में कुछ अच्छे से अलग अलग तरह के आपको करवा दिए जाएंगे। उम्मीद है आज आपने डेंसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न किया। हमने जबरदस्ती का ये टॉपिक पढ़ाया कि आपका सीक्वेंस एक अच्छा हो, आपकी लर्निंग आगे चल के अच्छी हो, इसीलिए जबरदस्ती ये डेंसिटी का टॉपिक पढ़ाया गया। अदरवाइज आप भी जानते हैं कि डेंसिटी आपको तरीके से 9-10 से आनी चाहिए थी, ठीक है। और ये हमने वेपर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 2 टर्म डिफाइन करा, एक्चुअली ये टॉपिक ही नहीं है ना, ये क्या है? किसी के रिस्पेक्ट में है, तो ये तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है किसी के रिस्पेक्ट में, लेकिन तब भी काफी क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली यूज होता है वेपर डेंसिटी टर्म और स्पेसिफिक ग्रेविटी। पर्टिकुलरली वेपर डेंसिटी खूब ज्यादा यूज होता है। तो आपको वो समझ में आ गया, यूनिट का कन्वर्जन समझ में आ गया। एक बार फिर से बोलो, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना लीटर? 1000 लीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, सीसी उसी को बोलते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर। और 1 लीटर में कितना डीएम क्यूब? 1 डीएम क्यूब। क्लियर हो गया? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर नहीं, थोड़ा मिला के कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर हैविंग एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है। 1 मोल नाइट्रोजन, 44.8 लीटर हीलियम,
10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 12 into 10 power 23 molecules of oxygen. एक चीज निकल जाएगा, वेपर डेंसिटी खुद ब खुद, आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। मोलर मास कितना छोटू? आपका भी वही है? कहाँ पे अटक रहे हो, क्या ट्राई कर रहे हो? एवरेज मोलर मास निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकलता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास? सब्सटेंस अगर दिया हुआ है तो टोटल मास बाय टोटल मोल्स। सिंपल मोलर मास कैसे निकलता है? सिंपल मोलर मास और मोल्स के बीच का रिलेशन क्या होता है? मोल्स इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास। तो इसी तरीके से अगर एवरेज मोलर मास निकालना है तो आपको टोटल मास बाय टोटल मोल्स करना। इतना सिंपल है, क्यों घूम रहे हो लोग? इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ये हाल है। तो चलो, एवरेज mm, तो ऊपर टोटल मास अब बाय टोटल मोल्स, या आप इसी को क्या लिखते हो? सिग्मा MINI अब बाय सिग्मा NI, दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो। क्या ऊपर आपको हर किसी का मास पता है? जिसका नहीं पता है उसका निकाल लिया जाएगा। चलो निकालो, देखो। सबसे पहले हमने दिया है 1 मोल नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इस मिक्सचर में है, तो नाइट्रोजन इज N और N2। यही गलती करी होगी, N लिया होगा। क्यों नहीं समझते? हमने गैसियस मिक्सचर बोला तो नाइट्रोजन गैस हुआ, नाइट्रोजन गैस इज N और N2। ये गलती बार बार करते हो तुम लोग। N2, तो N2 कितना है? 1 मोल। तो 1 मोल का बेटा मास कितना हुआ? 14 इसका एटॉमिक मास होता है ना, तो 28 ना, तो 28 ग्राम प्लस सेकेंड चीज हमने क्या दिया? 44 लीटर हीलियम। हीलियम है 44.8 लीटर, तो 44.8 लीटर का मतलब कितना आ गया? 22.4 का 2 मोल्स। तो 1 मोल के लिए फिर 4 ग्राम हो जाएगा वजन, तो 2 मोल्स के लिए 8 ग्राम इसका वेट हो गया। थर्ड हमने क्या दिया? 10 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज H और H2, 10 ग्राम का मतलब हुआ 2, तो 5 मोल्स ना, तो थर्ड हमने दिया 10 ग्राम, ठीक है। प्लस चौथा हमने क्या लिखा? 12 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 6 into 10 power 23 मॉलिक्यूल से 1 मोल हुआ,
तो अगर 12 दिया हमने तो 2 मोल्स हो गया, तो ऑक्सीजन हमने दिया 2 मोल्स, तो 2 मोल्स मतलब कितना ग्राम हो गया, 64 ग्राम ना, तो इसमें वेट में और ऐड कर लोगे तो 64 ग्राम। टोटल क्या आ गया ऊपर, मास, और टोटल मोल्स आपने निकाल लिया, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू, ऊपर वाला कितना आया 110 ना, 46, तो 110 और नीचे वाला 10 इक्वल्स टू 11। ये 11 क्या आया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो देयरफॉर वेपर डेंसिटी क्या होगी, मोलर मास बाय 2, तो 11/2 इक्वल्स टू 5 पॉइंट। आ गया समझ में। वेपर डेंसिटी में यूनिट लगेगा या यूनिटलेस टर्म होगा, यूनिटलेस टर्म। क्लियर हुआ अच्छे से, क्यों नहीं बनता है भैया, हाँ जी, कौन वाला, तो 22.4 लीटर, आप कंडीशन देखिए क्या दिया हमने, 180 एम प्रेशर और 273 केल्विन, तो ये स्टिपिक कंडीशन है। तो इस कंडीशन पर किसी भी गैस का कितना मोल ऑक्यूपाई करेगा, एक मोल का वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर, तो हमने दिया 44.8, डबल दिया। फिर दूं एक गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 and CO2 having 66% CO2 by mass. Calculate vapor density of gaseous mixture. अच्छे से सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करो, सॉल्यूशन नहीं। 100/37 वेपर डेंसिटी ना,
आया? इसमें तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत इजी है। क्या पूछा गया आपसे? वेपर डेंसिटी। तो पहले क्या निकालोगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो ऊपर में टोटल मास, तो अगर परसेंट बाय मास हमने बात किया है तो ऊपर 100 ग्राम मान लो टोटल। अब नीचे 66% उसमें किसका मास है? CO2 का। तो 100 ग्राम अगर आपने टोटल मास लिया 100 ग्राम, तो नीचे 66 ग्राम उसमें क्या लोगे? CO2 बाय उसका मोलर मास, प्लस 34 ग्राम क्या बचेगा? हाइड्रोजन बाय उसका मोलर मास। बिना पेन लगाए बनना था, बना? किसका किसका आ गया? हाँ, सबका बनना चाहिए था छोटो। H2 और CO2 अगर परसेंट मास में दिया तो आप 100 ग्राम मान लो। अब इसमें बेटा दो पार्ट है, 66 ग्राम आपका CO2 है और 34 ग्राम H2 है। तो इसीलिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लो, इक्वल्स टू ऊपर 100 बाय टोटल मास बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स के लिए अब इंडिविजुअल करना पड़ेगा, 66 बाई CO2 का 44 और प्लस 34 बाय 2 इक्वल्स टू 100 बाई, ये कितना आ गया? 3/2 ना, 3/2 और प्लस 17 तो कितना हो गया? 18.5 ना। ये एवरेज मोलर मास हो गया, इसलिए वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी? बाई 2, तो 100/37। कोई कंफ्यूजन? 18.5 आया ना, ये 17 और ये 3/2 आ गया 1.5। कहा था क्वेश्चन में कुछ? डरते रहते हो। ठीक है, calculate vapor density of a mixture having 5 moles CO2, 10 moles SO2 and 400 gram of SO3 with respect to methane. Yeah, 23/8।
47/16, 47/16, 23/8, 31.5/8, और आपने क्या बोला 47/16। टोटल मास बाय टोटल मोल्स लगेगा या नहीं? बिल्कुल लगेगा। तो टोटल मास ये आपका मोल्स में ही दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? ये भी मास में, ऑलरेडी ये मास में दिया हुआ है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 44 से, वो मास में कन्वर्ट हो गया। प्लस 10 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 64 से, ये भी मास में कन्वर्ट हो गया। और प्लस ऊपर वाला एक और जो है SO3, वो ऑलरेडी मास में। तो ऊपर सबके मास हो गए, नीचे सबके मोल्स। मोल्स में 5 प्लस 10 प्लस, अब इसके 400 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? तो 400 डिवाइडेड बाय इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो गया? 48 प्लस 80 ना, तो कितना आ गया हमारा? इस तरह से ऊपर में 220 220 प्लस 640, तो मतलब प्लस 400 और डिवाइडेड बाय 10 10 20 ना, ये कितना आया डिवाइड करके? 1260 बाय 20, तो 63 ना, 63। ये आ गया क्या आपका? वेपर डेंसिटी। अब निकालना हमें वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो निकलता है वेपर डेंसिटी बेटा, वो किसके टर्म में रिस्पेक्ट में निकलता है? ये जो निकलता है वो किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी रिलेटिव टू हाइड्रोजन, इसी को आप बोलते हो वेपर डेंसिटी। आपको तो हाइड्रोजन में तो आपने डिवाइड किया था कितने से? 2 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसका? मीथेन का। कितना? 16। तो अब सोचो क्या करोगे? 63 बाय वेपर डेंसिटी हमने किसके रिस्पेक्ट में पूछा? ठीक है, कितना आ गया आंसर? वाटर के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखाओ तो। क्या क्वेश्चन बोला हमने? एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 molecule of H2O in ml if, चलो एक हिंट दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वो लास्ट वाले का क्या छोटू, यही आया था? क्यों अलग क्यों आया?
क्या गलत समझ लिया? अच्छा, आपका क्या है चुनो? कहाँ? हाँ, चलिए कैलकुलेट कर। वहाँ वेपर डेंसिटी थोड़ी ना निकाला गया था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास था ना नीचे, ठीक।
नहीं है, 3 इंटू 10⁻⁻21 ml, 3 इंटू 10⁻⁻21 ml। किया जाए, कहां से शुरुआत किया जाए? आपके पास सब्सटेंस पता है, वाटर, डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप 1 ग्राम लो, 2 ग्राम लो, 4 ग्राम लो, उस पर फर्क नहीं पड़ता। एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास पर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे, मास मतलब अमाउंट पर ये डिपेंड नहीं करता। तो एक काम करो ना, वाटर की जो डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, जो दी हुई है तो नॉर्मल है, 1 ग्राम पर सीसी होता है, उसी को यूनिट में कन्वर्ट कर लिया गया। तो आपका मोलर मास कितना है वाटर का? 18 ग्राम। ये जो 18 ग्राम है, ये कितने का वॉल्यूम, कितने का मास है, कितने मॉलिक्यूल का? 1 मोल का। ये मास है ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स। तो सोचो, अगर आप एक मॉलिक्यूल का निकालना चाहोगे यहां से मास, तो अरे एक मॉलिक्यूल का निकालना चाहोगे तो आपको Na से डिवाइड करना है, हालांकि वही AMU में होता है लेकिन हमें ग्राम में लिखना। तो चलो, मास भी आपने लिख दिया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसलिए 1 मॉलिक्यूल पे जा रहा हूं क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के लिए आपको वॉल्यूम निकालना है ना, हाँ, इसीलिए 1 पे गया। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल्स टू 18 बाई Na, 6 इंटू 10⁻23, इतना ग्राम आपका हो गया। ये एक मॉलिक्यूल का क्या निकल गया, मास। अब नाउ डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपको मालूम है या नहीं? मालूम है, एक मॉलिक्यूल का। तो आप एक मॉलिक्यूल का मास लिखें, कितना, 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻20। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम, तो नीचे आएगा वॉल्यूम। ये मास आपने किस में लिखा, ग्राम में, ग्राम ऊपर है, वॉल्यूम नीचे आएगा। बोलो, वॉल्यूम अब एक मॉलिक्यूल का आपको निकालना है, वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम V लिखा हमने, ये VH2O हो गया। ये वॉल्यूम निकालना हमें यही चीज कि क्या होगा, बोलो, ये ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल का आएगा। क्यों? क्योंकि हमने मास कितने का रखा, और डेंसिटी की वैल्यू क्या लिख दी जाए, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम, इसी को कन्वर्ट करके, तो ये हो गया आपका 1 ग्राम पर ml इक्वल्स टू 18 ग्राम बाई 6 इंटू 10⁻23 इंटू VH2O। यहां से आप क्या करोगे, पहले कैंसल आउट हो गया आपका यूनिट्स, क्या क्या, ग्राम कैंसल, ग्राम कैंसल हो गया, ml नीचे बचेगा जो इधर आके ऊपर हो जाएगा। फाइनली हमारा V गया तो क्या आ गया, बोलो, 18 बाई, तो कितना आ गया, 3 ना, 3 इंटू 10⁻⁻23 ml। बाई ml गया तो ml ऊपर चला गया ना, कितना ml हुआ। कितने मॉलिक्यूल का ये वॉल्यूम है, कहाँ इसमें क्या था रॉकेट साइंस जो घूम रहे थे झूठ मूठ का। क्या था इसमें, क्यों घूमे जा रहे हो बेवजह के?
कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन। जल्दी से कैलकुलेट करना। एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। बस क्वेश्चन लिखते जाना। अलग अलग तरीके से बस प्रेजेंट करना और क्या। CH4 C2H6 इक्विमोलर मिक्सचर और डेंसिटी निकालनी है आपको। बार बार बोलता हूँ, बनाए हुए क्वेश्चंस को, करवाए हुए क्वेश्चंस को बनाओ खुद से। थर्टी 44/44.8। फोर्टी 46/44। तू 34 क्यों बोला था, क्या सोच के? क्या दिया गया? डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। अब देखो, हमने दे दिया इक्विमोलर मिक्सचर और दो चीजें हैं, क्या क्या? CH4 और C2H6। तो इक्विमोलर मिक्सचर मतलब इसका भी जितना मोल है उतना ही मोल। मान लो 1 मोल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो 1 मोल में अब मास आप निकालो पहले।
तो मास एक मोल का क्या होगा, मोलर मास, तो 16 और प्लस 30 इतना ग्राम आ गया हमारा। एक मोल ये और एक मोल ये, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर। नहीं कुछ दिया, हाँ दिया हुआ हमने मेंशन कर ही दिया, नहीं भी दिया जाता तो स्टिपी ले लेते आप। तो एक मोल और एक मोल, 2 मोल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 44.8 लीटर। लीटर ना, तो इसका जो यूनिट होगा, आपको क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम करता है कि जो देगा ना वो 46/44.8 लीटर ये दे देगा ऑप्शन, 46/44.8 ग्राम पर ml। सही होगा कि गलत? हाँ, ऐसे ही आपको प्रॉब्लम करेगा, एक नन ऑफ दीज दे देगा। यूनिट को थोड़ा ध्यान से देखना होता, हमने बार बार बोला, क्या हो जाएगा, 46/44.8 ग्राम पर लीटर। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो ml में, तो लीटर किधर है, नीचे, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 46/44, 1000 आएगा ना, 800 ग्राम पर ml। ठीक है, थोड़ा यूनिट ध्यान देना। नीचे देखो एक सिंगल एक लाइन का क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी है, हमने लिखा है कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जिसका 1.2 है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, पॉइंट छूट गया सब में, 1.2 ही, 2.4, 3.6 या 4.8, क्या होगा, 2.4। वेपर डेंसिटी कितना दिया, 1.2, पूछा क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हो जाएगा 2.4, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनटू 2, तो आंसर बी ना। ब्रैकेट में क्या लिखा था हमने, इसका मतलब ये जो दिया हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, हाँ, ये जो दिया हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, अब बताओ, हाँ जाहिर सी बात, हमने ब्रैकेट में वो लिख दिया, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर 2 ना होकर के क्या हो जाएगा, इस जगह पर 2 ना होकर क्या होगा फिलहाल 1। समझ में आ गया, समझ में आया, यहां पर 2 ना होकर के क्या हो जाएगा 1, ये C6H6 का 1। हाँ, तो अगर किसी चीज का दिया हुआ रेफरेंस में, तो उसके रेफरेंस में आपको कैलकुलेट करना। तो ये सब गलती होते रहती, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, खुद से सॉल्व कर लेना एक राउंड, और नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, कॉम्पोजिशन।